नमस्कार। एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य की प्रयोजन मूलक हिंदी विषय में मैं डॉक्टर दिनेश चारण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम राजभाषा के बारे में पढ़ रहे थे। आज उसी राजभाषा में हमने अभी राजभाषा समितियों के बारे में पढ़ा है और आज हम राजभाषा अधिनियम के बारे में बात कर रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 खंड 1 के अनुसार 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया गया। इस आयोग ने जुलाई 1956 में राजभाषा के आगामी प्रयोग को लेकर अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया, परंतु इस प्रतिवेदन के प्रकाशित होते ही दक्षिण भारत से राजभाषा हिंदी विरोधी स्वर सुनाई पड़ने लगी। इस विरोध के सम्मुख भारत सरकार ने राजभाषा के संबंध में तुष्टीकरण की नीति को अपनाया। परिणामतः राजभाषा अधिनियम 1963 सामने आया। राजभाषा अधिनियम 1963 यह अधिनियम 343 के खंड 3 में निहित उपबंधों के आधार पर बनाया गया। यह विधेयक 13 अप्रैल 1963 को लोकसभा में तथा 3 मई 1963 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, जो क्रमशः 27 अप्रैल तथा 7 मई 1963 को पारित हुआ और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर राजभाषा अधिनियम 1963 के रूप में लागू हुआ। इस अधिनियम के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुरूप 26 जनवरी 1965 से हिंदी संघ की राजभाषा तो रहेगी ही, पर उस समय से हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भी संघ के उन सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए बराबर प्रयुक्त होती रहेगी जिसके लिए वह उस तिथि के तुरंत पहले प्रयोग की जा रही थी। इस प्रकार 26 जनवरी 1965 से राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाएं प्रयुक्त की जा सकती हैं। इस अधिनियम के मुख्य उपबंधों के अनुसार संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं की कार्यवाही की भाषा क्रमशः हिंदी तथा प्रादेशिक भाषाएं होगी और उनका अंग्रेजी में प्राधिकृत अनुवाद देना होगा। धारा 5 उपधारा 2 के अनुसार सभी विधेयक हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक साथ प्रस्तुत करने तथा दोनों को प्रमाणित मानने की व्यवस्था की गई। धारा 4 में ये व्यवस्था रखी गई कि इसके लागू होने के 10 वर्ष बाद 30 संसद सदस्यों की एक समिति हिंदी की प्रगति की जांच करेगी। समिति के प्रतिवेदन पर राज्य सरकारों की राय ली जाएगी। तत्पश्चात प्रतिवेदन को पुनः विचारार्थ संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। तदनुसार राष्ट्रपति आदेश जारी करेंगे। सन 1965 के बाद किसी भी राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से ही अंग्रेजी के साथ हिंदी अथवा राज्य के अन्य किसी भाषा को राजभाषा का स्थान दे सकेंगे। धारा 1 के खंड 1 के अनुसार संसद में कार्य करने के लिए हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा प्रयोग में लाई जा सकती हैं, परंतु संघ और किसी ऐसे राज्य के बीच जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है के बीच पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा को अपनाया जाएगा। साथ ही ये व्यवस्था भी होगी कि जिन राज्यों ने हिंदी को राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है उन राज्यों से पत्र व्यवहार करते समय हिंदी राजभाषा मानित राज्य अंग्रेजी भाषा में अनुवाद भी संलग्न करेंगे। परंतु इस उपधारा का यह अर्थ कदापि नहीं लगाया जाएगा कि यह किसी ऐसे राज्य का जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है संघ के साथ या किसी ऐसे राज्य के साथ जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया गया है या किसी अन्य राज्य के साथ उसकी सहमति से पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग के साथ अंग्रेजी का प्रयोग अनिवार्य नहीं होगा। निष्कर्ष रूप से कहा जाए तो इस अधिनियम में ये प्रयत्न किया गया कि अंग्रेजी को अबाधित कालातीत अधिकार मिल जाए। राजभाषा अधिनियम 1967
संशोधित, इसमें एक संशोधन हुआ था कि उस समय पर संसद में और बाहर नेहरू जी द्वारा दिए गए आश्वासनों और लाल बहादुर शास्त्री द्वारा राजभाषा विधेयक 1963 को प्रस्तुत करते समय अहिंदी भाषियों को दिलाए गए विश्वास को मूर्त रूप प्रदान करने के उद्देश्य से 16 दिसंबर 1967 को लोकसभा द्वारा तथा 22 दिसंबर 1967 को राज्यसभा द्वारा पारित राजभाषा संशोधन अधिनियम में राजभाषा विधेयक 1963 की धारा 3 के स्थान पर नई धारा प्रतिस्थापित की गई। 8 जनवरी 1968 को इसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो गई। विधेयक में अंग्रेजी के प्रयोग के लिए चोर दरवाज़ा खोल दिया गया। इसमें यह व्यवस्था की गई कि सरकार के कामकाज में अंग्रेजी शय भाषा के रूप में तब तक बनी रहेगी जब तक अहिंदी भाषी राज्य हिंदी को एकमात्र राजभाषा बनाने के लिए सहमत न हो जाएं। जिस राज्य ने हिंदी को सरकारी कामकाज के लिए नहीं अपनाया है, उसके साथ संघ सरकार अंग्रेजी में पत्र व्यवहार करेगी। जब कोई ऐसा राज्य जिसने सरकारी कामकाज के लिए हिंदी को अपनाया है पत्र व्यवहार करेगा तो उस राज्य से पत्र व्यवहार हिंदी में होगा। जिस राज्य ने हिंदी को सरकारी कामकाज के लिए नहीं अपनाया है उसको अंग्रेजी पत्र के साथ हिंदी अनुवाद भेजा जाएगा, किंतु उसको अंग्रेजी में पत्र व्यवहार करते समय हिंदी अनुवाद को भेजने की बाध्यता नहीं होगी। अहिंदी भाषी राज्यों को इस बात की भी छूट दी गई है कि वे हिंदी राज्यों के साथ अथवा केंद्र के साथ साथ अंग्रेजी में पत्र व्यवहार कर सकते हैं। केंद्रीय सरकार के अभिन्न मंत्रालयों, विभागों या कंपनियों, निगमों आदि के कार्यालयों में पारस्परिक पत्र व्यवहार के लिए हिंदी पत्र के साथ उसका अंग्रेजी अनुवाद और अंग्रेजी पत्र के साथ हिंदी अनुवाद संलग्न किया जाएगा। सरकारी संकल्पों, सरकारी आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक रिपोर्टों, प्रेस विज्ञप्तियों आदि में हिंदी और अंग्रेजी का साथ साथ प्रयोग किया जाएगा। संसद ने भाषा नीति विधेयक पर एक सरकारी संकल्प पारित किया जिसके अनुसार केंद्रीय सरकार हिंदी के प्रचार प्रसार और संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए उसके क्रमिक प्रयोग में तेज़ी लाने हेतु एक आर्थिक गहन और व्यापक कार्यक्रम तैयार करके कार्यान्वित करेगी। केंद्रीय सरकार इस संबंध में किए गए उपायों तथा उसमें हुई प्रगति का ब्यौरा देते हुए वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट भी दोनों सदनों में प्रस्तुत करेगी। उपर्युक्त समस्त प्रस्तावों को देखकर आभास होता है कि 1967 के संशोधन अधिनियम से 1965 के पूर्व की स्थिति में व्यावहारिक रूप से कोई विशेष अंतर नहीं आया। हाँ, अंग्रेजी का प्रभुत्व अवश्य स्थापित हो गया। इसके बाद राजभाषा अधिनियम 1976 आया। राजभाषा अधिनियम 1976 में इस की धारा 3(4) के साथ निर्मित धारा 8 के अनुरूप केंद्रीय सरकार ने कुछ नियम बनाए जिन्हें राजभाषा अधिनियम 1976 नाम देकर 28 जून 1976 को जारी किया गया। इसकी प्रमुख बातें निम्नलिखित थी। इन नियमों का विस्तार तमिलनाडु राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में है। ये नियम केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालयों पर लागू होते हैं। केंद्रीय सरकार के कार्यालय के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल है। पहला, केंद्रीय सरकार का कोई मंत्रालय, विभाग या कार्यालय। दूसरा, उसके द्वारा नियुक्त किसी आयोग, समिति या अधिकरण का कोई कार्यालय। तीसरा, उसके स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन कोई निगम या कंपनी। इसमें राष्ट्रीयकृत बैंक भी शामिल है। राजभाषा हिंदी को व्यवस्थित ढंग से कार्यान्वित करने के लिए राज्यों का वर्गीकरण निम्नवत किया गया। क क्षेत्र, इन राज्यों में प्रादेशिक स्तर पर राजभाषा हिंदी है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ख क्षेत्र के अंदर गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़ संग्रह। ये वे राज्य हैं जिन्होंने अपनी प्रादेशिक भाषा के साथ साथ केंद्रीय सरकार के साथ पत्र व्यवहार करने के लिए हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकारा है। ग क्षेत्र में वे राज्य हैं, इन राज्यों में पत्र व्यवहार अंग्रेजी या हिंदी में हो सकता है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा,
जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, मेघालय, केरल, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, त्रिपुरा, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, पांडिचेरी संघराज्य क्षेत्र। पत्र व्यवहार आदि का माध्यम निम्नवत निश्चित हुआ। पहला, केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र क और ख में किसी राज्य के कार्यालय या व्यक्ति को भेजे जाने वाले पत्रादि मूलतः हिंदी में होंगे। यदि पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसके साथ हिंदी में अनुवाद भेजा जाएगा। क्षेत्र ग में किसी व्यक्ति को पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं। क्षेत्र ग में किसी राज्य के कार्यालय या व्यक्ति को भेजे जाने वाले पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं। केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्र व्यवहार के लिए निश्चित किया गया कि मंत्रालय या विभागों के बीच पत्राचार हिंदी या अंग्रेजी में हो सकता है। मंत्रालय, विभाग और क्षेत्र क में स्थित उनके संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्राचार हिंदी में होगा। क्षेत्र ख या ग में स्थित कार्यालयों के बीच पत्राचार हिंदी या अंग्रेजी में हो सकता है। क्षेत्र क में स्थित कार्यालयों के बीच पत्राचार का माध्यम हिंदी ही होगा। हिंदी में कहीं से भी पत्र प्राप्त होने पर उसका उत्तर हिंदी में देय होगा। अधिनियम की धारा 3(3) के अधीन आने वाले सभी दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ जारी होंगे और इसका उत्तरदायित्व इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी पर होगा। कोई भी कर्मचारी आवेदन, अपील या प्रतिवेदन हिंदी या अंग्रेजी में दे सकता है। हिंदी में प्रस्तुत आवेदन प्रपत्रों का जवाब हिंदी में ही देना अनिवार्य है। कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पणी या मसौदा हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है। इससे दूसरी भाषा में अनुवाद की अपेक्षा नहीं की जाएगी। हिंदी का कार्य साधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारी किसी हिंदी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग तभी कर सकता है जब वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति के हो, अन्यथा नहीं। उस कर्मचारी को हिंदी में प्रवीण माना जाएगा जिसने मैट्रिक या उसके समकक्ष या उच्चतर परीक्षा हिंदी माध्यम से पास की हो, या स्नातक अथवा उसकी समकक्ष अथवा उच्चतर परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो, या विहित प्रपत्र में यह घोषित किया हो कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है। उपर्युक्त के अतिरिक्त उस कर्मचारी को हिंदी में कार्य साधक ज्ञान प्राप्त करता माना जाएगा जिसने केंद्रीय सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अधीन आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या उसके समकक्ष अन्य कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में प्रयुक्त की जाने वाली निम्नलिखित सामग्री हिंदी अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में मुद्रित या साइक्लोस्टाइल रूप में होगी। सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, सभी फॉर्म तथा रजिस्टर, सभी पत्र, शीर्षक, लिफाफे और स्टेशनरी की अन्य मदें, साथ ही नाम पट और रबड़ की मोहरें भी द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी में होगी। केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय में प्रशासनिक प्रधान को उत्तरदायित्व सौंपा गया कि वह यह सुनिश्चित करें कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है और इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के उपाय करें। पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों तथा चंडीगढ़ और अंडमान एवं निकोबार संघ शासित क्षेत्रों में स्थित अधीनस्थ कार्यालयों, निगमों, कंपनियों और उद्योगों से हिंदी के उपयोग संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्ट मांगने का निर्णय किया गया। दिल्ली के बाहर आयोजित होने वाली राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में स्थानीय हिंदी शिक्षण योजना के वरिष्ठ अधिकारियों को ही आमंत्रित करने के अनुदेश दिए गए, जिससे बैठक में ये भी सलाह दे सके। केंद्रीय हिंदी समिति के अनुमोदन पर यह निर्णय भी लिया गया कि अहिंदी भाषी क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थलों का नामपट क्रमशः क्षेत्रीय भाषा देवनागरी और अंग्रेजी लिपि में लगाए जाए। केंद्रीय पुलिस और रक्षा सेवा कर्मचारी दल की नामपट्टियों में देवनागरी या रोमन का प्रयोग किया जा सकता है, किंतु टोपियों और कंधे के बिल्ली की ओर देवनागरी लिपि में ही लगाए जाए। उपयुक्त नियमों से स्पष्ट होता है कि केंद्रीय सरकार की ये नीति बराबर बनी रही कि हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करे, किंतु साथ ही वह अंग्रेजी के अस्तित्व को लेकर भी चिंतित रही। उसने इन नियमों के माध्यम से हिंदी अहिंदी भाषी भेदभाव एवं शंकाओं को समाप्त करने का भी प्रयत्न कर
राष्ट्रीय एकता पर बल दिए। ये सारे राजभाषा अधिनियम थे जिनमें राजभाषा के बारे में प्रावधान आए हैं। आज की कक्षा में इतना ही।